लास्ट क्लास में मैंने आपको एक थ्योरेटिकल ओवरव्यू दे दिया था मशीन लर्निंग का। क्विक रिकैप करते हैं। तो मशीन लर्निंग एक टेक्निक है प्रोग्राम बनाने की, जिस टेक्निक में हम अपने प्रोग्राम से जो भी काम कराना चाहते हैं उस काम का एग्जिस्टिंग डेटा हम अपने प्रोग्राम को देते हैं। हमारा मशीन लर्निंग का प्रोग्राम उस डेटा से पैटर्न लर्न करता है, और पैटर्न लर्न होने के बाद फिर जब उसको एक नई प्रॉब्लम दी जाती है तो उस नई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाकर हमें देता है। तो जो न्यू प्रॉब्लम होनी चाहिए वो उसी फील्ड की होनी चाहिए जिस फील्ड का आपने इसे डेटा दिया है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपने मशीन लर्निंग के प्रोग्राम को डेटा दिया है ह्यूमन फेस में मेल फीमेल कैटेगराइज करने का, तो अब आप एक नई इमेज जो देंगे वो उस इमेज में सिर्फ मेल फीमेल ही बताएगा, कुछ और नहीं बता सकता। आपने अगर डेटा दिया है इवन ऑड के पैटर्न को लर्न करने का, तो जो नई वैल्यू आप देंगे वो उसकी इवन ऑड ही बताएगा, उसका प्राइम नंबर नहीं बता सकता, है ना। तो इस तरह से मशीन लर्निंग एक टेक्निक है जो हमारे डेटा से पैटर्न को लर्न करती है, और उसके बाद फिर हमारा उसी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करती है। बाकी जो एडिशनल टर्म थे वो हमने लास्ट क्लास में समझे थे। जैसे मशीन लर्निंग का जो प्रोग्राम है उसमें जो हमारा डेटा से लर्न करने का कॉन्सेप्ट है वो एक एल्गोरिथम के थ्रू होता है। तो हमारे पास कई तरह के एल्गोरिथम्स होंगे इस काम को करने के लिए, और जो पैटर्न लर्न हो जाता है उसको एल्गोरिथम कहीं सेव करती है, उसको हम मॉडल कहते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थे जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे। आज इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास डेटा सेट होना चाहिए था। मैंने आपको लास्ट क्लास में डेटा सेट शेयर कर दिया था। आई होप आप लोगों ने उसे डाउनलोड कर लिया होगा आगे की क्लास करने के लिए। ये डेटा था कुछ। ये मैंने डेटा सेट आपको अपलोड कर दिया था, और आपसे कहा था इसी को हम लोग आगे क्लासेस में यूज़ करेंगे। ठीक है। किसी के पास क्लास में अगर नहीं है तो पेन ड्राइव दे दो मुझे, पेन ड्राइव से मैं दे देता हूँ। बाकी लोग जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उनके पास नहीं है, क्लासरूम ग्रुप में जाओ, यहाँ से आप ज्वाइन अपना डाउनलोड कर लो। बैठो। जिसको चाहिए होगा इनसे पेन ड्राइव में ले लेना, डेटा है सारा।
अभी जिस डेटा पे मैं काम कराऊंगा उसका नाम है फ्रूट्स डॉट सी एस वी। तो इंपोर्ट करेंगे पांडास के लिए। तो पांडास एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो आपका एनाकोंडा के अंदर आती है पहले से। और इस लाइब्रेरी का यूज करके हम एक्सेल सीएसवी फाइलों को इजीली रीड कर लेते हैं। ठीक है। तो पांडास लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन है, रीड अंडरस्कोर सीएसवी। ये फंक्शन आपसे सीएसवी फाइल का पाथ मांगता है। तो जो मैंने आपको फ्रूट्स वाला डेटा सेट दिया है वो एक सीएसवी फाइल है, उसको आप यहाँ पर रीड करेंगे। तो मैं अपने वाले लैपटॉप के अकॉर्डिंग पाथ दे रहा हूँ, आप अपने वाले लैपटॉप के अकॉर्डिंग अपना पाथ देंगे। ये वाली फाइल है फ्रूट्स डॉट सी एस वी। पांडा से जब किसी सीएसवी फाइल को रीड करते हैं तो वो एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाती है। लेट अस सपोज उसे डीएफ नाम का वेरिएबल बना दिया। ये आपका डेटा आ गया। तो हम अपना पहला मशीन लर्निंग का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसको आप बेसिक प्रोग्रामिंग में हेलो वर्ल्ड कहते हैं। तो काइंड ऑफ एक प्रोग्राम मशीन लर्निंग का पहला बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। इस बैच में कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है इसकी शेड्यूलिंग मधुर सर करते हैं। आप उनसे डिस्कस करो कि आपका ये बैच है कि नहीं है। टेक्निकली मशीन लर्निंग पढ़ने के लिए बेसिक ऑफ पांडास आना चाहिए। आता है तो आप अच्छा कर पाएंगे, नहीं आता है तो बीच बीच में बताता रहूंगा। आपके पास ऑप्शन है, टाइम है तो बाद में पढ़ो, टाइम नहीं है यही टाइम है तो ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, इसी के साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा। बाकी आप अपने बैच कोऑर्डिनेटर से पूछो आपका बैच कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है। चलो, तो अब हमने यहाँ पर इस डेटा फ्रेम को अपना रीड कर लिया। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले हम वो डिफाइन करते हैं कि हम ये प्रोग्राम क्यों बनाना चाहते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है टू प्रिडिक्ट क्लास ऑफ ए न्यू फ्रूट वेयर वी विल बी गिवन diameter and weight। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। तो आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं उस प्रोग्राम में क्या होगा, आप किसी भी फ्रूट को प्रिडिक्ट करना चाहेंगे। किसके बेस पर प्रिडिक्ट करोगे, आप किसी भी फ्रूट का डायमीटर बताएंगे कि उस फ्रूट का डायमीटर क्या है और उसका वेट कितना है। उसके बेहाब पर हमारा मशीन लर्निंग का प्रोग्राम ये बताएगा कि वो क्या फ्रूट होने के चांस हैं। अब फ्रूट तो दुनिया में बहुत सारे हो सकते हैं, एप्पल बनाना ऑरेंज मैंगो गुआवा और पता नहीं कितने कितने होते हैं। तो हमारा प्रोग्राम कह रहा है मुझे इन बातों से मतलब नहीं है, आप मुझे डेटा दो पहले, जिससे मैं ये सीखूंगा कि कितने डायमीटर और कितने वेट के जो फ्रूट्स हैं वो ये होते हैं। और आप मुझे जो डेटा देंगे उसमें कितने फ्रूट हैं मैं बस उनको सीखूंगा, मुझे दुनिया में कितने फ्रूट हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये मेरा क्या हो गया, डेटा सेट हो गया। दिस इज माई डेटा सेट।
अब इस डेटा सेट में मैं एक सैंपल लेकर आया। दिस इज नोन एज वन सैंपल। इस सैंपल में मैं ये बता रहा हूं कि अगर किसी फ्रूट का डायमीटर 3 है, यूनिट आप सेंटीमीटर मान लो, कुछ भी मान लो, अगर डायमीटर 3 है और वेट 30 ग्राम है, तो वो फ्रूट बनाना होता है। ठीक है। अब सिर्फ बनाना इसी को नहीं कहते हैं, बनाना इसको भी कहते हैं। जिसका डायमीटर 3.2, वेट 35 है, तो बनाना ये भी है। बनाना ये भी है। बनाना ये भी है। तो बनाना का कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है। तो अब वो क्या करेगा, हमारा मशीन लर्निंग का प्रोग्राम लर्न करेगा, सीखेगा कि डायमीटर और वेट में क्या पैटर्न आ रहा है कि वो बनाना हो रहा है। कोई रेंज डिफाइन करेगा कि यहां से यहां तक का ये होगा। आपको मैन्युअली ये फाइल्स लगाकर रेंज लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा मशीन लर्निंग का प्रोग्राम खुद उस रेंज को डिफाइन करने की कोशिश करेगा कि क्या पैटर्न होने पर वो एप्पल है। और इसी तरह से क्या होने पर वो एप्पल आ रहा है। तो हमारे डेटा सेट में हम जो अपने प्रोग्राम को सिखाने की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ दो ही फ्रूट सिखाने की बात कर रहे हैं। तो हमारा मशीन लर्निंग का जो प्रोग्राम है, वो बस दो ही फ्रूट को पहचानेगा कि दुनिया में दो ही फ्रूट होते हैं, एक एप्पल होता है और एक बनाना होता है। ठीक है। अब हमारा प्रोग्राम दोनों के अपने आप पैटर्न को लर्न करेगा कि किस तरह के हमारे वेट और हाइट पर बनाना है और किस तरह के वेट हाइट पर ये है। अब हम क्या करेंगे, हम एक न्यू फ्रूट लेकर आएंगे। इसमें मान लो मैंने बता दिया डायमीटर की वैल्यू है हमारा 4.1, और जो आपका वेट है मान लो वो है 49। तो अब आपको बताना है कि ये कौन है, ये किसके पैटर्न से ज्यादा क्लोज है, ये बनाना के पैटर्न से ज्यादा क्लोज है या एप्पल के। तो अब आपका आंसर बनाना और एप्पल में से ही कोई आएगा। अब आप बोलो कि मैं डायमीटर की वैल्यू 555.555 कर दूं, वेट की वैल्यू ये कर दूं, तो भी आपका आंसर जो आएगा वो एप्पल और बनाना में से कोई एक आएगा। ये वैल्यू किसके पैटर्न से ज्यादा क्लोज हैं, है ना, वो हमारा आंसर आएगा। इट इज लाइक, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका घर, आपके घर से एक मॉल 100 किलोमीटर है, दूसरा मॉल 120 किलोमीटर है, दोनों ही दूर हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि फिर भी दोनों में से कौन ज्यादा क्लोज है, तो आप बोलोगे ये ज्यादा क्लोज है। लेकिन दोनों ही अपने आप में दूर हैं। उसी तरह से ये वैल्यू किसी फ्रूट का डायमीटर और वेट होने के चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि ये वैल्यू जो पैटर्न हुआ है एप्पल और बनाना का, उससे ज्यादा किसके क्लोज हो रही है। ज्यादा जिसके क्लोज हो रही होगी वो क्या निकलेगा, हमारा इसका आउटपुट निकलेगा। समझ में आ गई कहानी हमारी, क्या हम करना चाहते हैं अपना पहला प्रोग्राम। इसी को बोलते हैं मशीन लर्निंग का हेलो वर्ल्ड, है ना। हेलो वर्ल्ड के लिए भी इतना करना पड़ेगा आपको। तो अब अगला टास्क क्या होगा हमारा, अगला टास्क ये होगा, इस डेटा सेट के अंदर से हमें दो चीजें अलग करनी होंगी। पहला, हमें इसके फीचर्स अलग करने होंगे। फीचर्स किन्हें कहते हैं, इनपुट कॉलम्स को फीचर्स बोला जाता है। और जिसको आप प्रिडिक्ट करना चाह रहे थे उसको हम क्या बोलते हैं, टारगेट कहते हैं। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, हमारे फीचर्स। और ये हमारा कहलाएगा टारगेट। तो अब हमारा पहला स्टेप है, डेटा को कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करके ले आए। दूसरा स्टेप है हमारा यहाँ पर कि इस डेटा में से फीचर्स और टारगेट को अलग करना। अब डेटा को कलेक्ट करने के बाद अभी कुछ और भी स्टेप्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड हो सकते हैं। जैसे अगर मान लो कहीं पर कोई वैल्यू यहाँ पर नल होती, मिसिंग होती, तो मिसिंग वैल्यू पर पैटर्न नहीं निकाला जा सकता। तो पहले इस मिसिंग वैल्यू वाली रो को या तो हटाना पड़ेगा या फिर इसको अपनी तरफ से फिल करना पड़ेगा। ठीक। दूसरा, अगर मान लो एक फीचर और होता जिसका नाम होता कलर, रेड कलर, है ना, येलो कलर, रेड कलर, कलर का नाम होता, तो ये भी फीचर कहलाता। लेकिन
मशीन लर्निंग में जो हमारे फीचर्स होने चाहिए वो न्यूमेरिक होने चाहिए। फीचर अगर स्ट्रिंग की फॉर्म में आ रहे हैं तो पैटर्न नहीं निकाला जा सकता उसमें से। तो क्या करना होता है, डेटा को कलेक्ट करने के बाद अगला काम होता है डेटा की क्लीनिंग करना, डेटा को क्लीन करना। उसमें अगर कोई स्ट्रिंग फीचर आ रहा है तो उसको नंबर में कन्वर्ट करना, मिसिंग वैल्यू आ रही है तो उसको सही करना। अगर आपके डेटा में ये दोनों बातें नहीं है तो आप अगला स्टेप पे जा सकते हैं। अगला स्टेप होता था कि आप अपने फीचर्स को अलग करेंगे और टारगेट को अलग करेंगे। ठीक है, तो अब कैसे इस काम को किया जाएगा, फीचर्स को अलग करना, टारगेट को अलग करना। तो उसके लिए हम जो डेटा फ्रेम आया है इस डेटा फ्रेम के ऊपर लिखेंगे आई लॉग। अब मुझे यहां पर बताना होता है आई लॉग के अंदर कॉमा से पहले कितनी रोज चाहिए, कॉमा के बाद कितने कॉलम्स चाहिए। तो अब मुझे कॉलम दो चाहिए शुरू के, रोज तो सारी चाहिए। तो जब सारी रोज चाहिए तो रो वाले पार्ट में लगा देते हैं सिर्फ कॉलम। सिर्फ कॉलम का मतलब हो गया ऑल रोज, इसका मतलब हो गया ऑल रोज। और अब कॉलम आपको चाहिए शुरू के दो। तो शुरू के दो कॉलम कैसे आएंगे, देखो ये कॉलम जीरो, ये कॉलम वन, ये कॉलम टू, कॉलम -1, -2, -3। तो हर कॉलम की इंडेक्सिंग होती है। तो अब मैं चाहता हूं जीरो से लेकर हमारा सारे कॉलम आ जाए, बस -1 वाला नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा कॉलन -1। इस सिंटेक्स से क्या होगा, इस सिंटेक्स से सारी रोज और शुरू के हमारे कॉलम्स आ जाएंगे एक्सेप्ट लास्ट वन। अगर इस डेटा फ्रेम में 50 कॉलम होते तो इसका मतलब होता ऑल रोज और ऑल कॉलम्स एक्सेप्ट लास्ट, यानी कि 49 कॉलम लाकर ही हमें दे देता। तो इसका मतलब हो गया ऑल रोज, और इसका मतलब हो गया ऑल कॉलम्स एक्सेप्ट लास्ट। कितने को मतलब नहीं है। अगर मेरे डेटा में मान लीजिए 5,000 रोज और 2,000 कॉलम होते तो इसका मतलब होता 5,000 रोज और 1,999 कॉलम निकाल कर आपको दे देता। ठीक है, अब इसको जब मैं रन कराऊंगा तो ये आ गया ऐसे करके डेटा पर। तो अब मेरे पास ओरिजिनल डेटा फ्रेम था जिसमें फीचर और टारगेट दोनों रखे थे। मैंने क्या करा, सिर्फ फीचर्स का डेटा फ्रेम अलग कर लिया। अब पैटर्न को लर्न करने के लिए आपको ये जो डेटा फ्रेम है ये डेटा फ्रेम पास नहीं करना होगा, इस डेटा फ्रेम को कन्वर्ट करना होगा नंपाई एरे में, नंपाई 2D एरे में। ठीक है, उसके बाद फिर आप इससे लर्निंग करेंगे, यानी कि फिर इससे क्या होगा, पैटर्न लर्न होगा। ठीक है, तो अब कैसे करें इस काम को, डेटा फ्रेम फीचर्स का आ गया। अब उन फीचर्स के डेटा फ्रेम को नंपाई 2D एरे में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा करने के लिए जो आपके पास रिजल्ट आया फीचर्स का उस पर डॉट लगाकर वैल्यूज लिखेंगे। और जब डॉट लगाकर वैल्यूज लिखेंगे तो ये क्या बन जाता है, जो रिजल्ट डेटा फ्रेम दिख रहा है उसका नंपाई 2D एरे बन जाता है। ये बन गया नंपाई 2D एरे। ये हमारे फीचर्स हो गए। इन फीचर से अब हमारा पैटर्न को लर्न किया जाएगा। कन्वेंशनली जो फीचर्स आपने एक्सपेक्ट करे हैं उन फीचर्स को जिस वेरिएबल में आप स्टोर करेंगे उस वेरिएबल का नाम कैपिटल एक्स रखते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा एक नेमिंग कन्वेंशन है वर्ल्ड वाइड। जो मशीन लर्निंग के प्रोग्रामर्स हैं वो इस कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। आप नहीं करना चाहते मन मत करो, आपकी मर्जी। आप चाहो तो इसका नाम फीचर्स रख दो तो भी गलत नहीं है। बट जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठ के मशीन लर्निंग का कोड लिखोगे जो कहीं और से पढ़ के आए हैं उनको अजीब लगेगा क्योंकि उन्होंने एक्स ही पढ़ा होगा इसका।
तो हम भी वही पढ़ें, ज्यादा सही है। ये हो गया। तो ये आपका फीचर निकल कर आ गया। अब अगला काम क्या करना है, टारगेट को अलग करना है। जो टारगेट है इसको अलग करना है, तो यहाँ लिखेंगे df डॉट आई लॉग। टारगेट की रोज सारी चाहिए, लेकिन अब मुझे सिर्फ आखिरी कॉलम चाहिए, सिर्फ आखिरी। तो -1, ध्यान रखना यहाँ कॉलन -1 है। कॉलन का मतलब है शुरू से लेकर यहां तक, और इसका मतलब है सिर्फ आखिर वाला। ठीक है, ये आ गया। अब इसको भी हमें क्या करना होगा, इसको भी हमें नंपाई 1D एरे में कन्वर्ट करना होगा। तो जो टारगेट है, ये जब आप पैटर्न को लर्न करने के लिए आगे पास करोगे, तो इसको भी कन्वर्ट करना होता है नंपाई 1D एरे के अंदर। नंपाई 1D एरे के अंदर कैसे करेंगे, अगेन इस पे लगा दो डॉट वैल्यूज, नंपाई 1D एरे हो गया। अब फीचर्स का न्यूमेरिक होना मैंडेटरी है, रूल है कि फीचर्स न्यूमेरिक होने चाहिए। टारगेट आपका स्ट्रिंग में है तो कई बार चल जाता है और कई बार एरर आती है, लेकिन अगर टारगेट आपका न्यूमेरिक में है तो हमेशा चलेगा। तो फिलहाल जो तरीका मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उस तरीके में टारगेट स्ट्रिंग चलेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जब मैंने बोला कि टारगेट स्ट्रिंग में है तो कई बार चलेगा और कई बार नहीं चलेगा, तो रैंडम नहीं है। पता होगा हमें पहले ही कि इस बार चल जाएगा और इस बार नहीं चलेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और मान के चलते हैं कि ये हमारा चल जाएगा। चलो, अब यहाँ पर हमने इसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। कन्वेंशनली उसका नाम होता है स्मॉल वाई। ठीक है, तो इस तरह से जो फीचर्स हैं उनको जिस वेरिएबल में स्टोर किया जाता है वो हमारा होता है कैपिटल एक्स, और जो टारगेट है वो हमारा स्मॉल वाई में स्टोर किया जाता है। अब एक चीज का हमें ध्यान रखना है, जो कि हमारे लिए तो ऑटोमेटिक हो गया, पांडाज ने करके दे दिया। लेकिन अगर आप पांडाज की जगह अपनी तरफ से कुछ और अपना यूज कर रहे हो तो फिर आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या लोग फॉर्मेलिटी के आ जाते हैं क्लास में। चलो, अब ध्यान ये रखना है कि जो एक्स में पहला सैंपल आया है, करस्पॉन्डिंग वाई में इसी का टारगेट होना चाहिए। ये लो बनाना। अगर ये ऑर्डर इधर उधर हो गया तो पैटर्न जो लर्न होगा वो सब गलत हो जाएगा। तो जिस ऑर्डर में हमारे फीचर्स के अंदर सैंपल आए हैं उसी ऑर्डर में टारगेट के अंदर उनके आउटपुट होने चाहिए। अब अगला काम क्या है, अगला काम है कि पैटर्न को लर्न करने के लिए हमें एल्गोरिथम की जरूरत पड़ेगी। वो एल्गोरिथम आप लेकर आइए। तो मशीन लर्निंग में पैटर्न लर्न करने के लिए या डेटा में से रिलेशनशिप निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं। ठीक है, जैसे KNN हो गई, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गई, डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट है ना। तो और भी बहुत सारी हैं। तो जो हम पहली एल्गोरिथम अपना यूज करने जा रहे हैं वो KNN फैमिली के एल्गोरिथम है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम एसके लर्न डॉट नेबर्स इंपोर्ट के नेबर्स क्लासीफायर।
ये एक पैकेज का नाम है। ये इस पैकेज के अंदर मॉड्यूल का नाम है। और ये एक क्लास का नाम है। ये क्लास हमारा एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करती है। तो मशीन लर्निंग की जितनी भी एल्गोरिदम्स हैं, वो सारी एल्गोरिदम्स क्लास बनाकर हमें दी गई हैं। तो बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा रहा होगा। एक क्लास बनी होगी और क्लास का नाम होगा के नेबर क्लासीफायर। जो ये नाम है वो यहाँ रखा होगा। और इसके अंदर कोई कोड लिखा होगा। तो बिहाइंड द सीन जो के नेबर क्लासीफायर है, ये हमारे लिए एल्गोरिदम है। और जो एल्गोरिदम है वो एक क्लास की तरह बनाई गई है। ये एक पैकेज होगा, ये एक मॉड्यूल होगा। अब अगला काम क्या करेंगे? अगला काम होगा कि हम इस एल्गोरिथम के थ्रू इस डेटा में पैटर्न को लर्न करेंगे। और पैटर्न लर्न होने के बाद उसको हम जहां सेव करते हैं उसको मॉडल कहते हैं। तो हम क्या करेंगे? पहले वो मॉडल क्रिएट करेंगे जिसमें अभी कुछ नहीं होगा, वो एम्प्टी होगा। तो टेक्निकली वो जो मॉडल होता है वो इस एल्गोरिथम क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। तो अगला स्टेप है हमारा मॉडल क्रिएट करना। और वो मॉडल कुछ नहीं होगा, जो हमारी एल्गोरिथम क्लास है इसका ऑब्जेक्ट होगा। तो इस समय ये जो मॉडल है, इसके अंदर कोई पैटर्न नहीं है, खाली है, एम्प्टी मॉडल है। तो इसको हम अपनी भाषा में कहते हैं ये एम्प्टी मॉडल, या अनट्रेन्ड मॉडल। ये मॉडल अभी ट्रेन नहीं हुआ है। अब हमें क्या करना है? इस मॉडल को ट्रेन करना है। तो मॉडल को ट्रेन करना है। ऐसा करने के लिए इस मॉडल के ऊपर टेक्निकली मॉडल है, वेरिएबल है, इसका नाम आप आई जे के कुछ भी रख सकते हो, है ना। इस मॉडल के ऊपर मेथड कॉल करेंगे फिट। और इस फिट मेथड के अंदर आप अपना दो आर्गुमेंट पास करते हैं। पहला आर्गुमेंट पास करेंगे फीचर्स जो आपके रखे हुए हैं, कैपिटल एक्स। सेकंड आर्गुमेंट होता है उन सैंपल्स के टारगेट, जिनके फीचर्स आपने एक्स में रखे हुए हैं। उन्हीं सैंपल के टारगेट आपने कहाँ रखे हैं वो आप यहाँ दोगे। सिंटैक्टिकली फिट मेथड में जो फर्स्ट आर्गुमेंट होता है वो 2D एरे होता है। और जो सेकंड आर्गुमेंट होता है वो 1D एरे होता है। जैसे ही मैं इस लाइन को चलाऊंगा, हमारा ये जो मॉडल है इसके अंदर पैटर्न को स्टोर कर दिया गया। एक सेकंड भी नहीं लगा, पता भी नहीं चला हमें। तो इस लाइन को मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ कि ये मॉडल ट्रेनिंग हो गई। और अब इस लाइन पर जब मैं मॉडल का इस्तेमाल करूंगा तो मेरे लिए वो ट्रेंड हो गया है। फिट फंक्शन ट्रेनिंग वाला काम करता है, बिल्कुल। तो जो फिट फंक्शन है हमारा, बेसिकली मेथड है, ये हमारा ट्रेनिंग वाला काम करता है। अब हमारा जो मॉडल है उसके अंदर जो हमने अपना डेटा सेट दिया था उसको
वो उससे सीख चुका है। अब मैं अपने मॉडल के पास नया सैंपल लेके जाऊंगा और उस नए सैंपल का प्रिडिक्शन कराऊंगा। तो मान लीजिए मेरे पास कोई न्यू सैंपल है। है जी। आएंगे। इसके पीछे कोई मैथमेटिक्स होगी, है ना, उस मैथमेटिक्स को सीखेंगे भी। तो अब एक नया सैंपल आया। अब जो नया सैंपल है, आपको उसके फीचर्स बताने पड़ेंगे, और हमारा मॉडल उन फीचर के बेस पर बताएगा कि वो किस क्लास का सैंपल हो सकता है। ट्रेनिंग में दो क्लासेस अवेलेबल हैं, एप्पल और बनाना। उन्हीं में से किसी एक का आउटपुट आपका आएगा। ठीक है? तो अब न्यू सैंपल जब आप दोगे, तो उसको उतने ही फीचर के साथ देना होगा, और उसी ऑर्डर में देना होगा जितने फीचर ट्रेनिंग के टाइम पर थे। तो ट्रेनिंग के टाइम पर एक्स में दो फीचर हैं, पहला वाला डायमीटर, दूसरा वाला वेट। तो यहाँ भी आपको ऐसे ही देना पड़ेगा। और जितने फीचर्स हैं, वो सारे फीचर बंडी एरे में रखने पड़ेंगे। तो एक नंपाई बंडी एरे बनाओ या पाइथन लिस्ट बना लो। तो कई बार जहां पर नंपाई बंडी एरे की जरूरत होती है, आप अपना थोड़ा कोड रिड्यूस करने के लिए, एफर्ट कम लगाने के लिए, आप वहां पर लिस्ट यूज कर लेते हो। लेकिन लिस्ट को आप जानते हैं कि थोड़ा मेमोरी ज्यादा लेती है, तो आपको एरे बना लेना चाहिए। फिलहाल मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर नया सैंपल आया, मान लो कोई, जिसका डायमीटर है 3.5, कॉमा वेट है मान लो उसका 25। अब मुझे इस वाले सैंपल का प्रिडिक्शन करना है। अच्छा सर, मान लो दो सैंपल होते तो। हमने कहा चलो दो का करते हैं। एक न्यू सैंपल वन ये हो गया, एक सैंपल टू ये हो गया। अच्छा, आप अपना कॉमन सेंस लगाओ। मान लो आप ही मॉडल हो, आपने दुनिया में एप्पल और फ्रूट को देख रखा है। तो आप अपने एक्सपीरियंस से जो सीखे होगे, बेस्ड ऑन फ्रूट की डायमीटर, फ्रूट का वेट, पहला वाला दूसरा वाला सैंपल आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? पहला वाला बनाना होना चाहिए और दूसरा वाला एप्पल, क्योंकि बनाना का डायमीटर कम होता है और वेट भी कम होगा। एप्पल का डायमीटर थोड़ा ज्यादा होता है और वेट भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है। हमने ऐसा सीखा है दुनिया में। ठीक है, देखते हैं हमारा मॉडल ऐसा ही सीखा है कि नहीं सीखा है। तो आप क्या करेंगे, मॉडल के ऊपर मेथड कॉल करेंगे प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट मेथड कह रहा है, जितने भी सैंपल हैं उन सैंपल को एक और एरे में रख कर दो। मतलब ये दोनों तो अपने आप में एरे में ही, इन दोनों सैंपल के एरे को एक और एरे में रख कर दो, मतलब 2D एरे में रख कर दो। तो प्रिडिक्ट मेथड में हमें 2D एरे देना होता है। ये हो गया न्यू सैंपल वन, कॉमा न्यू सैंपल टू। तो इस तरह से कितने भी दे सकते थे, आंसर इज यस। तो प्रिडिक्ट मेथड को हमें एक 2D एरे देना होता है। उस 2D एरे के अंदर हर सैंपल का 1D एरे होगा, और उस सैंपल के 1D एरे में उसके फीचर्स की वैल्यू होती है। अब प्रिडिक्ट मेथड हमें क्या वापस करता है, ये हमें एक 1D एरे वापस करेगा। और इस 1D एरे में क्या होगा, पहले वाले सैंपल की क्लास, दूसरे वाले सैंपल की क्लास, ये हमें वापस करेगा। चलो, तो पहला वाला क्या बता रहा है, ये बनाना। दूसरा वाला सैंपल किस क्लास का बता रहा है, ये एप्पल। तो हम अपने कॉमन सेंस से देखें तो सही बता रहा है। सो दिस इज अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन मशीन लर्निंग। अब जो बात मैंने आपको बताई थी, उसको बताते हैं। मान लो मैं मॉडल से कोई और सैंपल प्रेडिक्ट कराता हूं, तो मैं डायरेक्ट इसके अंदर लिख दे रहा हूं, जिसका डायमीटर कर दिया मैंने 6.5, और वेट कर दिया ये। कॉमन सेंस लगाओ, क्या होने के चांसेस होंगे अकॉर्डिंग टू माई डेटा सेट।
एप्पल होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि एप्पल के डायमीटर और वेट थोड़े ज्यादा होते हैं। अब ये उसी के ज्यादा क्लोज लग रहा है, बनाना के तो इतने क्लोज नहीं लग रहा है। रियल में ऐसा कोई फ्रूट नहीं होता है। रियल में ऐसा कोई फ्रूट नहीं है, लेकिन हमारा जो मॉडल है वो कह रहा है मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आपने मुझे क्या सिखाया है मैं तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या पूछ रहे हो मॉडल से, क्या सिखाया है आपने मॉडल को। ठीक है। चलो। तो अब हमें मशीन लर्निंग का एक काइंड ऑफ पूरा ओवरव्यू मिल गया इस एक प्रोग्राम से, कि मशीन लर्निंग की दुनिया चलती कैसे है। अब इसी में हमें बहुत सारे इफ एंड बट करने हैं। आ गया डेटा आपके पास? बना लिया यहाँ तक? बन गया? हाँ भाई। आपका? आपके पास होगा ही नहीं है ना, अनाकोंडा नहीं होगा, डेटा ही नहीं होगा अभी तो। बनाओ फिर। तो डीएफ में स्टोर तो करो। कैसे यार, आदमी दोबारा पढ़ रहे हो तुम। हाँ, तो दिखाओ ना, आ रहा है तो। कागज में मशीन लर्निंग होना पड़ी जाती है। हाँ, आपका हो गया यहाँ तक नहीं? क्या दिक्कत है? ये सारी चीजें तो बहुत पहले हो गई थी। आपके पास ईमेल एक हफ्ते पहले आ गया होगा। चलो, आपकी मर्जी। मेरे हिसाब से तो आज क्लास में आप आए हो तो आज तक की सारी बातें पूरी होनी चाहिए। अब आज आप डिस्कस करोगे क्लास कोड क्या है, पुरानी रिकॉर्डिंग देखोगे। हाँ भाई, ऑनलाइन कोई जग रहा है तो बताएगा, किसी का हुआ यहाँ तक नहीं हुआ? चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि हमारा मशीन लर्निंग में जो हमारे बेसिक स्टेप्स हैं वो हमारे क्या होंगे, तो हम ऐसे कह सकते हैं। बेसिक स्टेप्स टू राइट एमएल प्रोग्राम्स। पहला स्टेप हो गया हमारा कलेक्ट डेटा। अब डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम लोग हैवीली
डिपेंडेंट रहते हैं पांडास की डेटा फ्रेम लाइब्रेरी के ऊपर। बट इट इज नॉट ए रूल कि आपको पांडास का डेटा फ्रेम लाइब्रेरी यूज करना है। उसके बाद दूसरा हमारा स्टेप होता है हमारा, कि अगर आपके डेटा में कुछ प्री प्रोसेसिंग करनी है तो आप उस प्री प्रोसेसिंग को करिए। ठीक है। प्री प्रोसेसिंग। तो प्री प्रोसेसिंग में कुछ चीजें मैं लिख दे रहा हूँ। हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग फीचर्स टू नंबर, और भी चीजें इस तरह की होती हैं, इनको बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग। तो हमारे वाले जो एग्जाम्पल हमने अभी लिया था पहला वाला, इसमें प्री प्रोसेसिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। उसको हटाया जा सकता है। उसके बाद तीसरा स्टेप था हमारा यहाँ पर, सेपरेटिंग फीचर्स एंड टारगेट। फीचर्स और टारगेट को आपने सेपरेट कर लिया। सबको करेंगे, आएगा एग्जाम्पल। उसके बाद चौथा स्टेप हमारा होता है जो आपकी एल्गोरिथम्स हैं, उन एल्गोरिथम्स को अपना इंपोर्ट करना, या उस सेलेक्ट एल्गोरिथम एंड क्रिएट मॉडल, ट्रेन द मॉडल। evaluation of model, make final prediction। तो अब इन सारे स्टेप्स में अगर हम देखें तो हमने कौन कौन से स्टेप अभी कर लिए? पहला वाला कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, पांचवा कर लिया, सातवां कर लिया। ये अभी हमने नहीं करे, इन दोनों की फिलहाल हमें कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, पहला प्रोग्राम था इसीलिए। बाकी उनका जो क्वेश्चन है एक वो रह गया कि बिहाइंड द सीन हुआ क्या, उसे कैसे पता चल गया कौन एप्पल है कौन बनाना है, कोई तो गणित लगी होगी। तो पहले हम इन टर्म्स को एक बार क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर पीछे की मैथमेटिक्स में जाएंगे।
चलो अब कई बार इसमें क्या होता है, तीसरा और दूसरा स्टेप लोग इंटरचेंज कर लेते हैं। पहले ये काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर प्री प्रोसेसिंग करते हैं। तो कोई सी भी अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, यानी कि सेकंड और थर्ड इंटरचेंज हो सकते हैं। पहले लोग फीचर और टारगेट को अलग कर लेते हैं, उसके बाद फिर उस पर प्री प्रोसेसिंग अप्लाई करते हैं। यानी कि इस वाले काम को जो आपने भी करा है, आप इसको दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, सिर्फ दूसरे तीसरे को स्टेप को इंटरचेंज कर देना है, कोई खास फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। अब अगला पॉइंट क्या है, वो समझने की कोशिश करते हैं। अगला पॉइंट ये है कि आप यहाँ पर ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है, ये टर्म इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि मॉडल इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। ठीक। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर आपने अपना मॉडल ट्रेन करा, मॉडल के ट्रेन हो जाने के बाद आपने अपने मॉडल से प्रिडिक्शन कराए नए सैंपल का। तो अब क्वेश्चन मार्क ये है कि आपके मॉडल पे ट्रस्ट कैसे करें। मॉडल जो आंसर दे रहा है, इस बात की क्या श्योरिटी है कि वो सही दे रहा होगा। भाई आपने सारे काम कर लिए, अब हम मॉडल से अपना फाइनल प्रिडिक्शन करवा रहे हैं। तो इस बात का क्या एविडेंस दोगे आप कि मॉडल ने जो हमें आंसर दिया है वो सही होगा। चलो, अभी तो डेटा छोटा है, थोड़ा हमारा रियल वर्ल्ड से रिलेटेड है, एप्पल बनाना कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है कि सही दे रहा होगा। लेकिन गारंटी क्या है कि अगर मैं उससे 10 सैंपल का और प्रिडिक्शन कराऊं तो सबका आंसर सही दे रहा होगा। क्या ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करेगा मेरा मॉडल। हो तो सकता ही है, क्यों नहीं हो सकता। तो इसी बात को वेरीफाई करने के लिए क्या करा जाता है, मॉडल का एवेल्युएशन किया जाता है। कैसे करा जाए मॉडल का एवेल्युएशन। तो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका यह है कि भाई मॉडल ट्रेन हो गया, तो मॉडल से एक नए सैंपल का प्रिडिक्शन मत कराओ। नए सैंपल की जगह पहले उससे कोई उसी सैंपल का प्रिडिक्शन कराओ जिस सैंपल पर उसने ट्रेनिंग ली है। मतलब जो ऑलरेडी ट्रेनिंग डेटा है, इन्हीं में से किसी का इसका करा के देखो पहले। अब इसका एक्चुअल आउटपुट तो आप जानते हो बनाना आना चाहिए। अब मॉडल से पूछो क्या मॉडल इसका आउटपुट बनाना दे रहा है। अगर मॉडल इसका आउटपुट बनाना दे रहा है, मतलब मॉडल की ट्रेनिंग अच्छी हुई है। तो 3.0 और 30 लिखा मैंने, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट 3.0 और 30। ऐसे ही एक मैंने कोई एप्पल वाला चेक कर लिया रैंडमली, 4.8 और 90। 4.8 और 90। अब मैं ऑलरेडी इन दोनों के एक्चुअल आउटपुट जानता हूँ। अब मॉडल्स चेक करते हैं क्या आ रहा है। सही दे रहा है सर, पहले वाले का बनाना ही दे रहा है और दूसरे वाले का एप्पल ही दे रहा है। और वास्तव में ये इसी क्लास के थे। और क्या सबूत दें आपको कि मेरा मॉडल की ट्रेनिंग सही हुई है। हमने कहा ये अभी भी सही नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। दो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो हमने मॉडल का एवेल्युएशन करा है, तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ एवेल्युएशन कि हम मॉडल को जब ट्रेन कर रहे थे, तो इन दोनों सैंपल को भी हमने मॉडल को दिखाया था। और हम देख रहे हैं कि मॉडल की लर्निंग अच्छी हुई है कि नहीं हुई है ना। तो हम उन्हीं सैंपल में से रैंडमली दो सैंपल का उससे आंसर पूछ रहे हैं और वो हमें सही बता रहा है। तो अब दो मैं एनालॉजी दूंगा जहां पर आप बोलोगे हाँ सर, ये तरीका एवेल्युएशन का ज्यादा अच्छा तो नहीं माना जाएगा, ठीक ठाक माना जाएगा, अच्छा नहीं माना जाएगा। पहला एग्जाम्पल,
आप अपने आप को एक मॉडल मान लो। ठीक है। आपने ड्यूकेट में एडमिशन लिया पहले दिन। आप अनट्रेन्ड हो। अब आपको ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है। अब आपको ट्रेनिंग किसी डेटा पर मिलेगी। तो हमारा एक कंटेंट है। उस कंटेंट में लिखा हुआ है पाइथन में क्या पढ़ाएंगे, किस में क्या पढ़ाएंगे, सब कंटेंट लिखा हुआ है। तो इस कंटेंट पर आपको ट्रेनिंग मिलेगी। यानी कि ये आपका डेटा सेट हो गया। अब एल्गोरिथम। एल्गोरिथम कौन कौन सी हैं? एल्गोरिथम मतलब है आपके ट्रेनर। ट्रेनर वन, ट्रेनर टू, ट्रेनर थ्री। तो इस तरह से कई सारे ट्रेनर हैं यहाँ पर। इन ट्रेनर्स को आप मान के चलो ये एल्गोरिथम्स हैं आपकी। आपको ट्रेनिंग मिलनी है, इसी डेटा पे मिलनी है। जो कंटेंट हमारा है इसी डेटा पर मिलनी है। लेकिन ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर अलग अलग हैं। इनको मानेंगे एल्गोरिथम्स। ठीक है। अब ये ट्रेनर इसी कंटेंट का यूज करके आपको ट्रेन कर रहा है। ये ट्रेनर भी इसी कंटेंट का यूज करके आपको ट्रेन कर रहा है। तो अलग अलग ट्रेनर ट्रेनिंग अगर दे रहे हैं तो क्या डिफरेंस आ सकता है? पहला डिफरेंस आ सकता है, किसी का बैच ज्यादा देर में खत्म होता है, कोई बैच को जल्दी खत्म कर देता है। कि कोई एग्जाम्पल कुछ दे रहा है टॉपिक को समझाने के लिए, कोई एग्जाम्पल कुछ और दे रहा है। किसी ट्रेनर की मेथोडोलॉजी अलग है पढ़ाने की, दूसरे की अलग है ना? तो ये इफेक्ट आपकी ट्रेनिंग में आएगा। यानी कि एल्गोरिथम बदलने से सेम डेटा पर आपकी क्या ट्रेनिंग होगी ये अफेक्ट कर सकता है। ठीक है। तो अब आप हमेशा चाहोगे कि बेस्ट ट्रेनर से आपको ट्रेनिंग मिले। इसी तरह से आप हमेशा चाहोगे कि हमारे पास मशीन लर्निंग बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं, तो जो सबसे बढ़िया एल्गोरिथम है उसी से हम अपने मॉडल को ट्रेन कराएंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ट्रेनर पाइथन में अच्छा है बट वो एसक्यूएल में अच्छा नहीं है। एक ट्रेनर एसक्यूएल में अच्छा है लेकिन वो मशीन लर्निंग में अच्छा नहीं है। कोई ट्रेनर किसी में अच्छा है। अब बताओ किससे ट्रेनिंग लोगे? सेम कहानी यहाँ पर है। मशीन लर्निंग में डेटा सेट अलग अलग तरह के होते हैं। तो हो सकता है कोई एल्गोरिथम इमेज डेटा पे अच्छा काम करती है, कोई एल्गोरिथम टेक्स्ट डेटा पे अच्छा काम करती है, कोई एल्गोरिथम इस तरह का डेटा है तो ज्यादा अच्छा काम करती है। तो यूनिवर्सली कोई एक एल्गोरिथम नहीं है जो ये कहे कि कोई सा डेटा सेट ले आओ और मुझसे ट्रेन कराओ मॉडल बढ़िया ट्रेन होगा। नहीं, अलग अलग एल्गोरिथम का अपना अपना एक मोनोपोली पॉइंट है कि भाई ये डेटा होगा तो ये एल्गोरिथम अच्छा काम करेगी, जो हमें सीखना ही पड़ेगा। ठीक है। अब इवेल्युएशन का पॉइंट क्या है उसको समझते हैं। इवेल्युएशन का पॉइंट यहाँ पर यह है कि मान लीजिए ट्रेनर वन ने आपको पढ़ाया, इस कंटेंट का यूज करके आपको ट्रेनिंग दी। अब आपको चेक करना है कि भाई आपकी ट्रेनिंग अच्छी हुई या नहीं हुई, आपको कुछ आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि आपका इवेल्युएशन कराया गया। अब इवेल्युएशन कराने के लिए हमने उसी ट्रेनर को बोला जिसने आपको ट्रेन किया था। तो जब इस ट्रेनर ने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे तो बहुत ज्यादा चांस है कि जो क्वेश्चन ये ट्रेनर पूछ रहा है ये लगभग वही होंगे जो ट्रेनिंग के टाइम पर आपको सब पढ़ाए गए थे, क्योंकि उसका माइंडसेट एक चल रहा है अपना। अगर आपको बताया गया लिस्ट माने ये होता है तो क्वेश्चन में वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, कोई घुमा फिरा कर पूछने वाला पॉइंट होगा नहीं। अब जिस ट्रेनर ने आपको पढ़ाया उसी ट्रेनर ने आपका एग्जाम लिया और वो कह दे कि आप पास हो गए, तो ठीक है, पास हो गए। लेकिन अच्छा ये रहता कि पढ़ाया किसी ने और एग्जाम आपका कोई और ले रहा है, कोई दूसरा ट्रेनर आपका एवेल्युएशन करे। तो अब जो ये क्वेश्चन पूछेगा ये मॉडल के लिए अनसीन होंगे पूरी तरह से, क्योंकि इस ट्रेनर से इसने कभी ट्रेनिंग ली नहीं है। ये बिल्कुल अनसीन होंगे। पूछेगा ये लिस्ट के बारे में, पूछेगा टपल के बारे में, पूछेगा सारे टॉपिक भाई, लेकिन इसका अपना एक नजरिया होगा पूछने का जो आपने बिल्कुल पहले कभी नहीं देखा होगा। अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी हुई है तो आप दूसरे ट्रेनर के क्वेश्चन के आंसर भी अच्छे दे रहे होंगे। अगर ऐसा सिचुएशन है
तो अब आप पे लेबल लगेगा, स्टैंप लगा दिया जाएगा, हाँ भाई आपकी ट्रेनिंग बढ़िया हुई है। समझ में आ रही है कहानी? इवेल्युएशन कैसे होगा मॉडल का? जिस डेटा पर आपको ट्रेन कराया गया, उस डेटा पर आपका इवेल्युएशन नहीं होना है। दूसरा एग्जांपल, आपने कार ड्राइव करना सीखना है। अब कार को ड्राइव करने के लिए आपने, मान लो सेक्टर 15 में जो रोड है, वहां पर आपने ट्रेनिंग ली। अब आपका कार की ड्राइविंग पूरी हो गई, तो अब घर वालों ने कहा कि एक बार टेस्ट तो दिखाओ कि इसको कार चलानी आ गई नहीं आ गई। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि चलो सेक्टर 15 का एक राउंड लगा के आओ अकेले, साथ में कोई ड्राइवर नहीं बैठा है आपके, और आप सेक्टर 15 में राउंड लगाकर आ जाते हो बिना किसी डैमेज के, तो इसका मतलब क्या ये माने कि आपको कार चलाने अच्छे से आ गई? हमने कहा नहीं, अभी भी समस्या है। क्या समस्या है? आपने कार चलानी कहाँ सीखी थी? सेक्टर 15 की गलियों में। आपने सारे गड्ढे याद कर लिए होंगे, कौन सा टर्न आने वाला है, कौन सा गड्ढा आने वाला है, कहाँ स्पीड ब्रेकर आने वाला है, कब कौन इंसान कब निकलेगा, सब आपका सेट हो चुका है ब्रेन के अंदर। अब आप एक काम करो, अगर आपकी कार चलाने की ट्रेनिंग अच्छी हुई है, तो जाओ एक राउंड मार के आओ सेक्टर 18 अट्टा मार्केट में, और वहां से बिना डैमेज होकर अगर आ गए, तो हम बोलेंगे हाँ भाई आपकी ट्रेनिंग अच्छी हुई है। समझ पा रहे हो? तभी तो कल को आप बोलोगे मैं मनाली जा रहा हूँ या देहरादून जा रहा हूँ, पहाड़ों पर गाड़ी चलाऊंगा, तभी तो चला लोगे, क्योंकि वो रोड आपकी ट्रेनिंग में नहीं थे कभी, वो आपके लिए अनसीन है। तो आपकी एवेल्युएशन किसी अनसीन डेटा पर होनी चाहिए, ना कि उस डेटा पर जिस पर आपकी ट्रेनिंग हुई थी। तो एवेल्युएशन का मतलब होता है मॉडल को जिस डेटा पे ट्रेन किया गया है, उस डेटा पर, वहां पर हम उसको चेक नहीं करेंगे, हम उसे किसी अनसीन डेटा पे चेक करेंगे। अनसीन का मतलब एक ऐसा डेटा जो हमें पता है कि इसका आउटपुट क्या होगा, लेकिन मॉडल ने उस डेटा को कभी पहले नहीं देखा होगा, तो इस डेटा को अनसीन डेटा कहा जाएगा। ठीक है, तो अब ये सारी कहानी यहाँ पर अप्लाई कैसे करोगे? ये जो कहानियां हैं, इस कहानी को यहाँ पर कैसे लाओगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब हमने अपने फीचर और टारगेट को सेपरेट करा, तो इसमें से कुछ सैंपल्स फीचर में से निकाल लेंगे, और उनके टारगेट भी निकाल के रख लेंगे। क्या कहना चाह रहे हो उसको समझते हैं। तो हमारे पास, दोबारा से अब इस खेल को खेलेंगे। ये हमारे पास पूरा डेटा है। इस डेटा से आपने फीचर्स और टारगेट को अलग कर लिया। अब यहां पर एक अगला काम और करोगे आप। क्या? कि इस फीचर के दो पार्ट करोगे, ट्रेनिंग और टेस्टिंग, और इसके भी दो पार्ट करोगे, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। कैसे करोगे मैं करके दिखाता हूं। तो उसके लिए आपको यहां लिखना पड़ेगा फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नाम से एक फंक्शन होता है। यह फंक्शन क्या करता है, आपके डेटा को रैंडमली दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। कैसे करता है मैं आपको दिखाता हूं। तो आप यहां लिखोगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, इसमें पास करोगे अपना फीचर्स, कॉमा, टारगेट। अभी क्या करेगा, ये हमारा, ये जो फीचर्स और टारगेट हैं, इनसे दो दो सेट बनाएगा। एक का नाम हम रखते हैं एक्स ट्रेन, एक का नाम रखते हैं हम एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन,
वाई टेस्ट। चलो, तो इसको मैं दो पार्ट में करता हूँ। आपको समझने में आसानी होगी, टाइम थोड़ा लग जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ये कह रहा है, आप मुझे जो दोगे उसके मैं दो टुकड़े कर दूंगा। मतलब मैंने इसको एक्स दिया, एक्स में हमारे दो फीचर हैं, डायमीटर वेट, 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 ऐसे करके बहुत सारे हैं। अगर मैं इस पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन चलाता हूं तो इसमें टोटल रोज जितनी भी हैं, मान लो इसके अंदर 100 रोज हैं, एग्जाम्पल के तौर पर 100 रोज हैं, तो क्या करेगा, इसके दो टुकड़े कर देता है। एक टुकड़े में 75 रोज आएंगी, 75, और दूसरे हिस्से में 25 रोज आएंगे। तो टोटल 100 रोज थी अगर आपके डेटा में, और आपने उस डेटा को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को दिया, तो ये उन 100 रोज को दो हिस्से में ब्रेक करके आपको देगा। और दो हिस्से बनाने के लिए ये ऑटोमेटिकली 75% और 25% का हमारा डिवीजन फॉलो करता है। आप चाहो तो बदल भी सकते हो। अब जो 75% डेटा ये हमें बनाकर देता है, हमसे कहा जाता है कि आप इसको ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे। जो 25% डेटा था, इसको आप ट्रेनिंग में यूज नहीं करेंगे, इसको आप अपना संभाल के रखिए। तो इसी डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट डेटा। जो डेटा ट्रेनिंग में जाएगा, इस डेटा को सीन डेटा कहते हैं, इसको मॉडल को दिखाना है। और एक्चुअल डेटा का वो पोर्शन जो हमने बचा के रख लिया, जो मॉडल को ट्रेनिंग में कभी नहीं देंगे, उसको हम अनसीन डेटा भी कहते हैं। टेस्ट डेटा या अनसीन डेटा भी कहते हैं। अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो आपसे आपका डेटा मांग रहा है, तो पहले ये हमें जो वापस करता है वो 75% वाला पोर्शन वापस करता है। तो आप इसका नाम एक्स अंडरस्कोर ट्रेन रख ले रहे हैं। आप इसका नाम ए रख लो, इसका नाम बी रख लो, फर्क नहीं पड़ता। ए के अंदर 75% डेटा होगा, बी के अंदर 25% डेटा होगा। रीडेबिलिटी बड़ी रहे, मैंने इसको एक्स की जगह एक्स ट्रेन कर दिया। यानी कि फीचर्स जो ट्रेनिंग में जाएंगे, फीचर्स जो ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे इवेल्युएशन में यूज होंगे, डेट इज टेस्टिंग में यूज होंगे। अब पहले मैं आपको इतना चलाकर दिखा देता हूँ। एक्स ट्रेन प्रिंट कर दिया मैंने, ये देखो, और एक्स टेस्ट प्रिंट कर दिया मैंने। तो अब मेरे पास टोटल जो सैंपल थे वो 22 थे, 0 से लेके 21 इंडेक्स है, 22 सैंपल हो गए। अब 22 का 25%, 1 2 3 4 5 6, राउंड ऑफ करके 6 सैंपल आ गए टेस्टिंग में, और 16 सैंपल आपके आ गए ट्रेनिंग में। अब ये डिसीजन कैसे लिया जाए कि कौन से सैंपल ट्रेनिंग में रखेंगे और कौन से सैंपल टेस्टिंग में रखेंगे, तो वो नेचर रैंडम होता है। इसीलिए
आपका जो रिजल्ट आ रहा होगा वो अलग आ रहा होगा, और मेरा रिजल्ट जो आ रहा है वो अलग आ रहा है। तो अब ध्यान से समझो, अगर ऐसा हुआ और मैं अब इस डेटा को फिट मेथड में पास करूंगा, और आपका पास जो ट्रेनिंग डेटा बनकर आया है उसमें सैंपल कुछ अलग है, और आप अपने वाले को फिट में पास करोगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मॉडल की जो ट्रेनिंग होगी वो अलग अलग हो रही होगी, क्योंकि वो अलग अलग सैंपल देख रहा है, मैं अलग, मेरे वाले डेटा में अलग आ रहे हैं, आपके में अलग आ रहे हैं। इवन अगर मैं ही इसको दोबारा रन करूंगा तो पिक्चर बदल गई, तो हर बार मॉडल की लर्निंग अलग अलग होगी। तो इससे हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से कभी समझ नहीं पाएंगे। तो उसके लिए क्या करा जाता है, हम रैंडमनेस फर्स्ट टाइम के लिए हम चाहते हैं, बट नेक्स्ट टाइम के लिए वो सेम स्प्लिट होना चाहिए, फिर रैंडम नहीं होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में कॉमा लगाकर हम पास करेंगे रैंडम स्टेट। रैंडम स्टेट का काम होता है कि किसी भी रैंडम स्प्लिट को एक आइडेंटिफायर दे देना, उस आइडेंटिफायर पे हमारा ये काम करती रहेगी। तो रैंडम स्टेट की वैल्यू जो आपका मन करे वो दे सकते हैं। मैंने मान लो 10 दे दी, आप भी अगर 10 दोगे तो उसका फायदा ये होगा कि अब जो स्प्लिटिंग होगी वो मेरी और आपकी सेम होगी। अब जितनी बार भी चलाऊंगा उतनी बार यही आएगा, आप भी चलाओगे आपका भी यही आएगा। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँगा आपके लैपटॉप में भी वैसा ही हो रहा होगा, तो समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। रैंडम स्टेट कुछ भी ले सकते हो, बन ले लो, लेकिन जब बन ले रहे हो तो फिर हर बार बन ही लेना, और आप भी बन लेना। तो कौन सी लेनी है इससे फर्क नहीं पड़ता, कोई सी ले लो। चलो मैंने 10 ले ली, तो आप भी 10 ले लो। अच्छा, अब एक चीज बताओ कि यहाँ पे फिट मेथड में हम क्या देते थे, दो चीजें देते थे, एक्स और वाई। एक्स का मतलब होता था फीचर्स, और वाई का मतलब होता था टारगेट। अब आपने फीचर्स का ट्रेनिंग सेट तो बना लिया, लेकिन इन्हीं सैंपल्स का जो ट्रेनिंग में आए हैं इसी ऑर्डर में, इन्हीं सैंपल का टारगेट भी तो चाहिए होगा, वो भी तो पास करना पड़ेगा यहाँ पर। अब या तो आप क्या करो, फिर से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट दोबारा कॉल करो, और इसमें वाई पास करो, और फिर यहां पर वाई का ट्रेन और वाई का टेस्ट ऐसे स्टोर कर लो। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि आप एक बार में दे सकते हो, एक्स कॉमा वाई। तो अब पहले क्या होगा, पहले एक्स का हमारा ट्रेन टेस्ट आएगा, फिर वाई का ट्रेन टेस्ट आएगा। तो दो लाइन लिखने से आप बच जाओगे, एक ही बार में आपका ये हो जाएगा। ये लो। तो अब इसका जो 75% है वो ये है, और इसका जो 25% है वो ये है, इसका 75% ये है, और इसी का 25% आपका ये है। तो इस तरह से अब जरा मुझे बताओ कि मैं मॉडल के फिट मेथड में क्या पास करूं, एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, ट्रेनिंग के फीचर्स और उन्हीं सैंपल के ट्रेनिंग का टारगेट। ठीक है, चलो तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको पास करते हुए चलेंगे। अच्छा, अब रैंडम स्टेट 10 का मतलब, नहीं नहीं, ये तो जस्ट एक आइडेंटिफायर है, कोई भी नंबर दे सकते हो। इसका पहचान ये है, इसका मतलब ये है कि अगली बार जब आओगे तो 10 पर पहले क्या स्प्लिट हुआ था, अगली बार भी सेम स्प्लिट होगा। जस्ट एक, जैसे रोल नंबर हो गया किसी स्टूडेंट का, उसी तरह से किसी स्प्लिट का एक आइडेंटिफायर हो गया। ठीक है, तो ये नंबर क्या दोगे इसका कोई लॉजिक नहीं है, जो भी दोगे हर बार सेम रखना है बस, है ना। जो रैंडम स्टेट के पीछे का लॉजिक है, सेम डेटा पर
वो मैथमेटिक्स जो चलेगी सबकी सेम चलेगी, क्योंकि लाइब्रेरी तो हम सेम ही यूज कर रहे हैं सारे लोग, इसीलिए। हाँ ऑब्वियसली। भाई अगर कहीं रैंडम प्रोग्रामेटिकली कुछ हो रहा है, तो उस रैंडम प्रोग्रामेटिकली के पीछे भी कोई गणित चल रही है, कोई लॉजिक ही चल रहा है। अपने आप को जादू तो हो नहीं रहा है, रैंडम हो रहा है तो उसका भी कोई कोड होगा। आप अपना बना लो रैंडम का कोड, क्यों नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हो। आप में से जो लोग मेरे प्रोजेक्ट वाली क्लास में रहे होंगे, तो मैंने ओटीपी वाला बना के दिखाया था आपको बैंकिंग प्रोजेक्ट में, तो रैंडम ही जनरेट हो रहा था, उसमें अपने लॉजिक था वो, है ना। बहरहाल, अब अगली कहानी। आप अगर 75 और 25 को बदलना चाहते हो, तो यहाँ लिख सकते हो ट्रेन साइज। ट्रेन साइज की वैल्यू दो तरह से दे सकते हो, इंटीजर और दूसरा फ्लोट। इंटीजर देते हो तो आप स्पेसिफिक बताओगे, जैसे आपने कहा 15, तो 15 सैंपल ट्रेनिंग में आएंगे, बाकी जितने भी हैं बच गए वो सब टेस्टिंग में जाएंगे। दूसरा 0.8, टोटल आपने जो यहाँ पर एक्स पास कराए और वाई पास कराए, इसमें जितने सैंपल हैं उसके 80% सैंपल ट्रेनिंग में आएंगे, और जो बच गए वो कहाँ जाएंगे, टेस्टिंग में जाएंगे। तो ट्रेन साइज आर्गुमेंट की वैल्यू इंटीजर में दोगे तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ सैंपल्स ट्रेनिंग में रखे जाएंगे, रिमेनिंग टेस्टिंग में आ जाएंगे। फ्लोट में दोगे तो ओवरऑल डेटा जो आपने स्प्लिट करने के लिए दिया है उसका उतना परसेंट ट्रेनिंग में रखा जाएगा, और जो रिमेनिंग है वो टेस्टिंग में आ जाएगा हमारा। ठीक है। अब मैं ट्रेन की जगह टेस्ट साइज को भी यूज कर सकता हूँ इसी काम को करने के लिए। ठीक है। चलो, तो फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, इसी साथ अपना आगे बढ़ते हैं। अब अगला काम क्या है? अगला काम है यहाँ पर मॉडल को बनाना। मॉडल बनाया, अब मॉडल को फिट करना, यानी मॉडल को ट्रेन करना ट्रेनिंग डेटा पर। मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन, कॉमा बाई ट्रेन। मॉडल फिट हो गया ट्रेनिंग डेटा पर। अब ये बताओ, मॉडल किस डेटा पे ट्रेन किया गया है? सिर्फ एक्स ट्रेन। अब जो एक्स टेस्ट वाला डेटा था, ये तो मॉडल ने कभी देखा ही नहीं है। तो एक काम करो, इस एक्स टेस्ट के डेटा का क्या कराओ, मॉडल से प्रिडिक्शन कराओ। और आपको इस टेस्टिंग का आउटपुट भी पता है। आपको पता है ये वाला सैंपल बनाना है, ये सैंपल बनाना है, ये एप्पल। अब इन्हीं सैंपल का प्रिडिक्शन किससे करवाओ, मॉडल से। और चेक करो वो जो जवाब दे रहा है क्या वो यही जवाब है। अगर हैं तो मॉडल का एवेल्युएशन वो हमारा माना जाएगा। तो मॉडल एवेल्युएशन करने का मतलब है अनसीन डेटा का मॉडल से प्रिडिक्शन कराना, और फिर जो प्रिडिक्शन आए उनको एक्चुअल आउटपुट से कंपेयर करके एक स्कोर बताना कि कितने परसेंट आपका सही आया है। दैट प्रोसेस इज नोन एज मॉडल इवेल्युएशन। अलग से कोई इवेल्युएट नाम का फंक्शन नहीं होता है। ठीक है। तो क्या करेंगे, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, ये सारे सैंपल पास कर दो। अब ये सारे सैंपल इसमें रखे हुए हैं, तो यही पास कर दो। आंसर देखो, पहला वाला बनाना, बनाना ही था, सही है। अरे गलत हो गया, एप्पल। जबकि एक्चुअल में क्या था, दूसरा ये वाला सैंपल क्या था एक्चुअल में, बनाना। और मॉडल ने क्या दिया है, एप्पल। तीसरा,
चलो, तो अब अगर हम ध्यान से देखें, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। टोटल कितने सैंपल थे टेस्टिंग में? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। मॉडल ने सही कितने का आंसर दिया? तीन का। गलत कितने का दिया? तीन का। तो 3/6 नंबर आए। तो मॉडल के नंबर आए 50%। तो मॉडल का एवेल्युएशन स्कोर कितना आया? 50% आया। इसका मतलब मॉडल में कमी है अभी कहीं ना कहीं। मॉडल अच्छे से ट्रेन नहीं हुआ है। इसका मतलब कि हमारा, आपको पढ़ाया गया था बाई ट्रेनर वन, फिर आपका एवेल्युएशन लिया ट्रेनर टू ने, और ट्रेनर टू ने आपको 50% नंबर दिया। मतलब आपकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि दूसरे ट्रेनर ने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ लिए हों। ये भी संभावना हो सकती है कि वो सिलेबस में थे ही नहीं हमारे, पूछ लिए। हमने कहा एक आधा पूछ लिया होगा, चलो। सारे तो नहीं पूछे होंगे। 80-90% तो आते नंबर आपके कम से कम। 100 में 100 नहीं आ रहे तो। ठीक है। तो अब क्या हुआ? मॉडल कह रहा है कि आपका जो दूसरा ट्रेनर है, उसने हो सकता है कुछ कठिन क्वेश्चन पूछ ले हों, या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ ले हों, इसलिए 50% ही आए। तो हमने कहा फिर एक काम करते हैं, जो ट्रेनर ने आपको पढ़ाया था, यानी जिस डेटा पर आपकी ट्रेनिंग हुई थी, उस डेटा पे भी एक बार आपका स्कोर निकालते हैं। तो मैंने क्या करा, ठीक है, जिसका जो आया देखेंगे। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और यहां पर हमने कर दिया, मान लीजिए, एक्स ट्रेन। अब जरा वाई ट्रेन से चेक कराते हैं कितने सही कितने गलत। पहला वाला सही, दूसरा वाला सही, तीसरा गलत, चौथा सही, पांचवा सही, छठा सही, सातवां सही, आठवां, नवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, 13, 14, ये सही है। यानी कि आपका सीन डेटा पे जो रिजल्ट है, वो 15/16 है। 16 में से 15 का जवाब सही है आपका, लगभग 93%। और अनसीन डेटा पे जो आपका रिजल्ट है, वो कितना है? 50%। ये फाइनल पिक्चर आपकी बनी है कि जिस डेटा पर ट्रेनिंग हुई है मेरे वाले एग्जाम्पल में, उसमें ट्रेनिंग डेटा पर आपका रिजल्ट 93%, यानी मॉडल जिन सैंपल को देखकर सीखा है। मतलब आप सेक्टर 15 में कार चलाना सीख रहे थे, तो सेक्टर 15 में भी 93% कॉन्फिडेंटली कार चला पा रहे हो, और थोड़ा बहुत डैमेज करके ले आते हो। बहुत मेजर एक्सीडेंट नहीं कर रहे हो, थोड़ा बहुत टच करके ले आते हो गाड़ी। लेकिन जब आपको अट्टा मार्केट में गाड़ी चलवाई जा रही है, तो आप बहुत गलत गाड़ी चला रहे हो, सही से चला ही नहीं पा रहे हो। 50% ही आप सही चला पा रहे हो बस। इसका मतलब ये है। ठीक है। चलो, तो अब एक बार देखते हैं। आप कह रहे हैं आपका लगाया मेरा लगाया, तो यहाँ पर रैंडम स्टेट आपने क्या रखी है अपनी? रैंडम स्टेट वही रखो जो मैंने रखी है, उसके बाद दोबारा चलाओ। अब देखो चला के दोबारा फिर। बाकी लोग, चलो, दो माइनस मिलकर प्लस बन जाते हैं, ऐसा कुछ हो गया होगा। गणित में ऐसा होता है ना, दो माइनस की गुणा कर दो प्लस हो जाता है, हमें लगता है सब सही है, तो शायद ऐसा कुछ हो गया हो। चलो फिलहाल, अब द पॉइंट इज, सर आपका एवेल्युएशन करने का तरीका ठीक है, लेकिन स्कोर को काउंट करने का तरीका थोड़ा अजीब लग रहा है। आप आंखों से मैच करा रहे हो, ये सही है ये गलत है। मान लो ये सैंपल 2-4 हजार होते, तो आंखें फेल हो जाती हैं आपकी। 10-12 सैंपल को तो मैच करा लोगे कि ये सही आउटपुट दिया है मॉडल ने, ये गलत दिया है। किससे मैच करा रहे थे? हमारे पास हमारे
ट्रेनिंग डेटा का एक्चुअल आउटपुट था, हमारे पास टेस्टिंग डेटा का भी एक्चुअल आउटपुट था। मॉडल से हमने उन्हीं का प्रिडिक्शन कराया और कंपेयर कर रहे थे। तो यहाँ पर एक हमारे पास एसके लर्न लाइब्रेरी में फंक्शन होता है जिसका नाम है एक्यूरेसी स्कोर। ये फंक्शन कहता है कि मेरा काम स्कोर निकालना है, आप मुझे दो वैल्यू दो, मैं उनका कंपैरिजन करके आपको स्कोर निकाल दूंगा। तो मैंने यहाँ पर इसको कहा कि भाई आप क्या करो, पहले हमारे मॉडल का ट्रेनिंग डेटा का स्कोर निकाल लो। ट्रेनिंग डेटा का स्कोर निकालो का मतलब है कि हम आपको मॉडल की ट्रेनिंग डेटा का एक्चुअल आउटपुट क्या था वो दे देते हैं, और मॉडल से हमने प्रिडिक्शन कराया है इसी ट्रेनिंग डेटा पर, मॉडल ने क्या रिजल्ट दिया है वो आपको दोनों चीज दे देते हैं। और फिर हमें बताओ कि भाई ये रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट कितना हमारा मैच हो रहे हैं। तो हमें इसे दोनों रिजल्ट देने होंगे, तो यानी कि प्रिडिक्शन कराकर हमें पहले रखना पड़ेगा। प्रिडिक्शन ट्रेनिंग इज इक्वल टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और यहाँ पर ट्रेनिंग डेटा। इसी तरह से टेस्टिंग डेटा का प्रिडिक्शन करा के हमने यहाँ पर रख लिया। अब एक्यूरेसी स्कोर निकाला ट्रेनिंग का, तो यहाँ पर हम देंगे ट्रेनिंग का एक्चुअल आउटपुट जो बाई ट्रेन में रखा हुआ है, कॉमा ट्रेनिंग का मॉडल का प्रिडिक्शन जो प्रिडिक्शन अंडरस्कोर ट्रेन में रखा हुआ है। 93% आया, देखो तो नहीं आ रहा है। और फिर मॉडल से मैंने कहा मेरे टेस्टिंग डेटा का स्कोर निकालो। कैसे देंगे, टेस्टिंग डेटा का एक्चुअल आउटपुट देंगे फर्स्ट आर्गुमेंट में, और टेस्टिंग डेटा का मॉडल का जो प्रिडिक्शन आया है वो देंगे एज ए सेकेंड आर्गुमेंट में। सो एक्यूरेसी स्कोर इज ए फंक्शन। जो हमें ये बताता है कि दो एरे कितना मैच होते हैं। रिटर्न्स मैचिंग स्कोर ऑफ टू एरे, दो एरे से दो उसका स्कोर वापस करके देगा। एक एरे हमारा होता है एक्चुअल आउटपुट, और दूसरा एरे होता है जिन सैंपल का एक्चुअल आउटपुट दे रहे हो उन्हीं सैंपल का मॉडल का प्रिडिक्शन। ट्रेन का स्कोर और टेस्ट का स्कोर अगर लगभग सेम आ रहा है तो इसका कुछ मीनिंग दूसरे हो गए, अभी समझा देता हूँ। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? मॉडल बना रहे हैं, मॉडल को पूरा डेटा ना देकर
उसको हमने ट्रेनिंग डेटा दिया, ट्रेनिंग डेटा पर मॉडल फिट हो गया, फिर हमने मॉडल को ट्रेनिंग डेटा पर चेक करा कितना सही काम कर रहा है, मॉडल को टेस्टिंग डेटा पे चेक करा कितना सही काम कर रहा है। इसका आंसर बताएंगे अभी। तो जब हम इस वर्ड की बात करते हैं, और उस टाइप कागज जो लिखे थे मैंने, ये रहे। तो जब हम इवेल्युएशन ऑफ मॉडल की बात करते हैं, तो इवेल्युएशन का मतलब होता है हमारा स्कोर ऑफ अनसीन डेटा, यानी कि टेस्ट डेटा का स्कोर की बात करते हैं। आपके एग्जाम में इंटरनल मार्क्स आए कुछ, और कुछ एक्सटर्नल मार्क्स आए, तो एक्सटर्नल अच्छे आने चाहिए, इंटरनल तो अच्छे आ ही जाते हैं। एक्सटर्नल जो एग्जाम लेने वाला है वो अनसीन है हमारे लिए, वो हमें जानता ही नहीं है हमारे पेपर दे रहा है। तो एक्सटर्नल मार्क्स को ही वैल्यूएशन कहते हैं। कहते हैं ना एवेल्यूएटर आ रहा है, मतलब बाहर से बंदा आ रहा है वाई वाई लेने, है ना, उसका मतलब यही होता है। तो एवेल्युएशन ऑफ मॉडल इज इक्वल टू मॉडल परफॉर्मेंस या मॉडल स्कोर विद अनसीन डेटा, दैट मीन्स टेस्टिंग डेटा। तो अगर मॉडल ट्रेनिंग डेटा पर मान लो 95-98% रिजल्ट दे रहा है, और टेस्टिंग डेटा पर 50-60% दे रहा है, तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। उसको एडॉप्ट नहीं करेंगे, उसको प्रोडक्शन में लेकर नहीं जाएंगे, उसका यूज रियल लाइफ प्रोडक्शन में नहीं करेंगे। चलो अभी इन बातों को मैं और बेटर करके समझाता हूँ। अब मॉडल को समझने के लिए हमारे पास दो टर्म्स होते हैं। वो दो टर्म्स क्या हैं, उनको एक बार हमें समझना पड़ेगा। पहला टर्म होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग मॉडल। पहला टर्म होता है बायस, दूसरा टर्म होता है हमारा वेरिएंस। बायस मॉडल की वो एरर होती है, ये दोनों एरर के टाइप हैं, है ना, अंडरस्टैंडिंग मॉडल एरर्स। तो दो तरह की एरर मेरे मॉडल में आती हैं, बायस एंड वेरिएंस। बायस मॉडल की वो एरर है जो हमें ये बताती है कि मॉडल अपने ट्रेनिंग से कितना पीछे रह गया, ट्रेनिंग का टारगेट अचीव करने से कितना पीछे रह गया। बताओ जरा, सामने जो आपको दिख रहा है, इसमें मॉडल का बायस कितना है? लगभग 7%। मॉडल अगर ट्रेनिंग की एक्यूरेसी 100% ले आता, तो हम क्या बोलते हैं, इसका बायस जीरो है। मॉडल का बायस इस समय लगभग 6.5-7% के आसपास है। तो बायस का मतलब है मॉडल में वो एरर जो ये बताती है कि मॉडल अपनी ट्रेनिंग डेटा में जो उसका टारगेट उसे अचीव करना था उससे कितना पीछे रह गया। वो हमारा क्या कहलाता है, मॉडल का बायस कहता है। ठीक है। तो वेरिएंस क्या है, दोनों को एक साथ लिख देंगे। वेरिएंस का मतलब क्या है? वेरिएंस का मतलब होता है मॉडल का बदलाव समझना। हमने मॉडल का डेटा बदला, जिस पर हम मॉडल को टेस्ट कर रहे हैं, हमने ट्रेनिंग की जगह अब उसे दूसरा डेटा दे दिया, अनसीन डेटा दे दिया। तो मॉडल डेटा बदलते ही कितना बदल रहा है, वो हम समझना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस। मैथमेटिकली वेरिएंस मॉडल की वो एरर है जो हमें ये बताती है कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग स्कोर के बीच में कितना गैप है। बताओ।
ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बीच में कितना गैप है? यानी कि 93 माइनस 5। ठीक है, तो वेरिएंस जो एरर होती है वो कंपेयर करी जाती है ट्रेनिंग स्कोर को मानकर, ना कि 100% मानकर। और जो बायस है वो कंपेयर किया जाता है 100% मानकर। तो अब अगर बायस और वेरिएंस को मैं डिफाइन करूं तो इनकी न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं होती हैं। जैसे मैंने बताया 6.5%, 40%, ऐसा सिर्फ कॉन्सेप्ट को आसान करने के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, रियल में बायस और वेरिएंस हाई या लो में मेजर होते हैं। बायस हाई है, इसका मतलब बायस की जो एरर है वो बड़ी आई है, जिसका मतलब है हो सकता है ये 80, 70, 75 के आसपास रहा हो, हाई बायस। लो बायस का मतलब है कि ये 96, 98 के आसपास आया है तो लो बायस होगा। तो बायस को न्यूमेरिक रेंज नहीं दी जाती, बायस को सिर्फ हाई या लो में इंटरप्रेट किया जाता है। अक्सर अगर हम 95 से ऊपर निकल जाते हैं ट्रेनिंग स्कोर में तो लो बायस कहते हैं, और 95 से नीचे आ जाते हैं तो थोड़ा सा हम मीडियम या थोड़ा हाई बायस कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बायस हमें ये बताता है कि मॉडल ट्रेनिंग डेटा के साथ कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। इट इज एन एरर इन मॉडल that tells how model is performing with training data. तो मैंने अगेन 95% मान के चला हूं, ऐसा कहीं किसी किताब में ऑफिशियली लिखा नहीं मिलेगा। ये जस्ट अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं 95 लेके चल रहा हूँ। बायस का मतलब हो गया मॉडल का, जब हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं ट्रेनिंग डेटा के साथ, तो वो मॉडल ट्रेनिंग डेटा में कितने हमारे सही जवाब दे रहा है, कितने गलत दे रहा है। अगर सारे सही दे दिए तो हम बोलेंगे बायस जीरो है। ठीक है, बायस जीरो का मतलब है मॉडल की एक्यूरेसी कितनी आगे होगी, 100% लगभग आ गई होगी, सब सही आंसर दे दिए उसने। जितने गलत आंसर दे रहा है उतना बायस हाई होता चला जाएगा। लो बायस मींस ट्रेनिंग डेटा पर अच्छा रिजल्ट देना, अच्छे प्रिडिक्शन देना, सही प्रिडिक्शन देना। हाई बायस मींस मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे करेक्ट प्रिडिक्शन नहीं दे रहा है, कुछ का सही दे रहा है, कुछ का गलत दे रहा है। क्या ये, हाँ कह सकते हो। ये वैल्यू जो बताई ये आ रही है, ये वैल्यू बायस को समझने के लिए है।
यूज करी जाएगी। तो हम कह सकते हैं इस वैल्यू को कि थोड़ा सा बायस हाई लग रहा है। ठीक है। Variance. It is an error in model that tells how model is performing with unseen data. Yeah, testing data. It is the difference between train and टेस्ट स्कोर। अब बताओ, मेरे इस डेटा का वेरिएंस क्या है? 93 -5। तो वेरिएंस कितना मानेंगे? 40 मानेंगे, ना कि 50 मानेंगे। इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेन एंड टेस्ट स्कोर। अच्छा जरा, लो वेरिएंस। लो वेरिएंस का मतलब क्या होगा? अच्छा चलो ठीक है, मैं कुछ लिख रहा हूँ, इसमें बताना। ट्रेनिंग का स्कोर है 65, टेस्टिंग का स्कोर है 64। अब बताओ वेरिएंस लो है कि हाई है? समझ में आ रहा है? वेरिएंस को हम टेस्टिंग के 100% से कंपेयर नहीं करते हैं, टेस्टिंग का ट्रेनिंग से कंपेयर करते हैं। आपके इंटरनल एग्जाम में 60 नंबर आए, एक्सटर्नल एग्जाम में आपके 58 नंबर आए, वेरिएंस लो है। आपके इंटरनल एग्जाम में 100 में 90 नंबर आए, एक्सटर्नल में 100 में 58 नंबर आए। तो अब आप 58 को जो आपके इंटरनल मार्क्स आए थे उससे कंपेयर कर रहे हो, 40 का गैप अभी भी चल रहा है हमारा। ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर हम क्या बोलेंगे? लो वेरिएंस। अब ये बताओ, लो वेरिएंस का मतलब क्या माने? मैं जो लिख रहा हूं जरा कोशिश करना शब्दों को समझने की। क्या आप समझ पाए जो मैंने लिखा? देखो जरा, मैंने जो लिखा है वो समझ में आ रहा है? कुछ नहीं। लो वेरिएंस मींस मॉडल इज परफॉर्मिंग इन सेम मैनर विथ टेस्ट डेटा एज वाज इन ट्रेन डेटा। मतलब मॉडल का जो परफॉर्मेंस है, हम उसको खराब या अच्छा नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि मॉडल बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म कर रहा है टेस्ट डेटा के साथ जैसा वो कैसे कर रहा था? ट्रेनिंग डेटा के साथ। तो हम बोलेंगे लो वेरिएंस। वहां खराब है, यहाँ भी खराब है, वहां अच्छा है, यहाँ भी अच्छा है। तो लो वेरिएंस मॉडल को हम क्या बोलते हैं जनरली? जनरलाइज मॉडल। मॉडल इज जनरलाइज। मॉडल किसी एक की तरफ झुका हुआ नहीं है, मॉडल दोनों डेटा पर एक जैसा है। खराब है तो दोनों पे खराब है, अच्छा है तो दोनों पे अच्छा है। तो लो वेरिएंस मॉडल जनरली अच्छा माना जाता है। क्यों? इसका मतलब है, अगर आप सेक्टर 15 में गाड़ी चलाकर आए हो, जितनी गलतियां आपने करी उतनी गलतियां सेक्टर 18 में गाड़ी चलाई करी, तो हम ये मानेंगे कल को पहाड़ों पे गाड़ी चलाओगे तो उतनी गलतियां करोगे। हमें पहले ही पता है कि आप इतनी गलती कर रहे होगे। आप जनरलाइज हो गए, कहीं गाड़ी चलवा लो इतनी गलतियां करके आएंगे गाड़ी चलाने में। दैट इज लो वेरिएंस। समझ में आती है कहानी? लो वेरिएंस का मतलब क्या है हमारा? ठीक है। चलो, हाई वेरिएंस।
तो इसका मतलब है मॉडल इज परफॉर्मिंग डिफरेंटली देन ट्रेनिंग। मॉडल का टेस्टिंग में जो बिहेवियर है वो अलग है देन जो ट्रेनिंग के साथ था। या तो यहाँ अच्छा है वहां खराब है, या वहां खराब है या तो वहां अच्छा है यहाँ खराब है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो अब आप बताओ, किसी भी मॉडल को बेस्ट फिट कब कहोगे? जब उसमें बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ क्या हो। ट्रेड ऑफ का मतलब बैलेंस। बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ क्या देखना चाहोगे किसी मॉडल को बेस्ट फिट कहने के लिए? हाई और लो के कॉन्टेक्स्ट में बताओ। लो बायस, इसका मतलब है कि मॉडल अच्छा चल रहा है ट्रेनिंग डेटा पर, है ना। 100 में 98%, 95, 96% नंबर आए हैं ट्रेनिंग डेटा पर। और फिर आपने कहा लो वेरिएंस है। लो वेरिएंस मतलब तो टेस्टिंग डेटा पे भी मॉडल वैसा ही चल रहा है जैसा किस पे चल रहा है, ट्रेनिंग पे। मतलब टेस्टिंग को भी इसके 98 97 नंबर आए होंगे। इससे अच्छा क्या चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। तो इसे बोलते हैं बेस्ट फिट मॉडल। तो बेस्ट फिट का मतलब हो गया हमारा लो बायस एंड लो वेरिएंस। इसी तरह से एक टर्म होता है हमारा ओवरफिट मॉडल। ओवरफिट मॉडल का मतलब है हाई वेरिएंस होना। बताओ इसका मतलब क्या हुआ? मॉडल ओवरफिट है, मॉडल ओवरफिट कर रहा है। तो मैंने लिखा इसका हाई वेरिएंस है। थोड़ा शब्दों में बताओ क्या मतलब निकला। हाँ, इसका मतलब मॉडल का बिहेवियर ट्रेनिंग में हमने जैसा देखा था, टेस्टिंग बिल्कुल अलग है। या तो टेस्टिंग बहुत खराब कर रहा है या टेस्टिंग बहुत अच्छा कर रहा है। मतलब या तो ये मान लो कि सेक्टर 15 में आपने गाड़ी चलाना सीखा और सेक्टर 15 में आपसे टेस्टिंग कराई गई, तो आप बहुत अच्छा करके आ गए। सेक्टर 18 में आपने बहुत बेकार करा। उल्टा, सेक्टर 15 में आपने गाड़ी चलाना सीखा, सेक्टर 15 में टेस्टिंग कराई, आप बहुत बेकार चला के आए। लेकिन सेक्टर 18 में आपने बहुत अच्छी चला ली। मतलब अनसीन डेटा पर आप डिफरेंट मैनर में बिहेव कर रहे हैं। अच्छा कर सकते हो, बुरा भी कर सकते हो, दोनों ही बातें पॉसिबल है। तो दोनों ही गई हमारा सही साइन नहीं होते। दोनों की क्या बोलेंगे, हाई वेरिएंस वाला मॉडल। एक और होता है हमारा लास्ट जिसका नाम है अंडरफिट मॉडल। कुछ भी हो सकता है। अब सोचो, मान लो मॉडल ओवरफिट है, तो मॉडल ट्रेनिंग डेटा पर 80% है, ठीक है, और टेस्टिंग डेटा 50% है। तो बायस हाई हो गया, सॉरी वेरिएंस हाई हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो आपका जो बायस है वो भी तो हाई चल रहा है, 80% है। लेकिन दूसरी सिनेरियो, ट्रेनिंग डेटा पर स्कोर आया 99 और टेस्टिंग डेटा पर स्कोर आया 60, वेरिएंस अभी भी हाई है, लेकिन बायस कैसा हो गया, लो। तो बायस नहीं देखना है हमें, वेरिएंस देखना है बस मॉडल ओवरफिट कहने के लिए, ठीक है। अंडरफिट मॉडल का मतलब होता है हाई बायस। मतलब मॉडल ट्रेनिंग डेटा पर 60 70% चल रहा है, तो डेट इज नोन एज हाई बायस। तो आपको जो काम करना है वो ये मानकर करना है कि आप ऐसा मॉडल ट्रेन करें जो इस कंडीशन में आए, लो बायस और लो वेरिएंस की कंडीशन में आए। ऐसा मॉडल दुनिया में अडॉप्ट किया जाता है, दुनिया के लिए ये मॉडल काम का होता है। तो अभी बताओ मेरे मॉडल के साथ क्या पिक्चर है। ये ट्रेनिंग है और ये टेस्टिंग है। तो अभी बताओ इसका फिट वाला केस बताओ, बेस्ट फिट है, अंडर फिट है, ओवर फिट है, क्या है?
तो अगर ऐसा होगा तो पहले ओवरफिट को हम सॉल्व करते हैं। पहले हाई वेरिएंस को फोकस किया जाता है। फर्स्ट प्रायोरिटी है वेरिएंस हाई नहीं होना चाहिए। वेरिएंस हाई नहीं आ रहा है तो अगली समस्या देखेंगे। तो इसमें वेरिएंस बहुत हाई है, 40 के आसपास आ रहा है वेरिएंस हमारा। तो इसको हम पहले क्या नाम देंगे, ओवरफिट मॉडल है हमारा ये। तो सर अब अगर मॉडल बेस्ट फिट में नहीं आया, मान लो वो ओवरफिट कर रहा है या अंडरफिट कर रहा है, चलो अब मैं आपको कुछ एनालॉजी देता हूँ, मुझे बताना जरा ये कौन सी सिचुएशन है। कोई एक बैट्समैन है, बैट्समैन को अब लोग बैटर कहते हैं, बैट्समैन की जगह बैटर शब्द आ गया है। क्यों आया? क्योंकि अब वुमेन लीग भी तो होती है, तो उनको बैट्समैन कैसे कहें? बैटर, दोनों में चल जाएगा। अब मैन है तो वुमेन है तो, है ना। बॉलर दोनों में चलता था, तो इसलिए बैट्समैन शब्द को हटाकर अब बैटर शब्द जनरली आ गया है। बहरहाल हम उसमें नहीं जा रहे। तो हमारे पास कोई बैटर है। अब ये बैटर दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में मैदान पर इसने क्रिकेट खेलना सीखा, यहीं पे प्रैक्टिस करता है। ठीक है। अब अगर कोई मैच इंडिया के अंदर ही कहीं करा दिया जाए, किसी भी पिच पर, चाहे कोलकाता में चाहे अहमदाबाद में कहीं करा दिया जाए, तो ये अच्छा चलता है, बढ़िया खेलता है। लेकिन अगर इसको आउट ऑफ इंडिया किसी स्टेडियम में ले जाओ, मान लो इसको ऑस्ट्रेलिया ले गए, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पर जब ये खेल रहा है तो जल्दी आउट हो जा रहा है। बताओ, हमारी वाली कहानी के हिसाब से इस बैटर के अंदर क्या सिचुएशन है? ओवरफिट है, अंडरफिट है, बेस्ट फिट है, क्या है? ओवरफिट। ओवरफिट का मतलब है हमारी लोकल पिचेस पर, इंडियन पिचेस पे जहां पर वो खेलता रहता है, उन पिचेस पर अच्छा कर रहा है काम। लेकिन वो पिचेस जो अनसीन है उसके लिए, जहां पर उसने कभी ट्रेनिंग नहीं ली थी, वहां पर जब उसे खिलाते हैं तो अच्छा काम नहीं करता है, तो हम क्या बोलेंगे? ओवरफिट मॉडल है, हाई वेरिएंस है। समझ में आ रही है कहानी? अब अगर यही बैटर इसने प्रैक्टिस चाहे दिल्ली में करी, चाहे आप इससे कोलकाता में प्रैक्टिस करी, चाहे कहीं करी, कहीं भी खिलवा लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया खिलवा लो, श्रीलंका में खिलवा लो, इंग्लैंड में खिलवा लो, कहीं ले जाओ, हर जगह बढ़िया काम कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? अब ये बेस्ट फिट है। तो ऐसे बंदे चाहिए होते हैं आईसीसी को। हर फील्ड में ऐसा ही बंदा चाहिए जिसके इंटरनल मार्क्स भी अच्छे आए और एक्सटर्नल मार्क्स भी अच्छे आए। तो हम भी अगर यही ढूंढ रहे हैं तो क्या बुराई है? हम भी तो यही ढूंढ रहे हैं, हमें ऐसा मॉडल चाहिए। हम खराब मॉडल क्यों लेके चलें? अब अगला पॉइंट आता है कि सही कैसे करें। सही कैसे कर सकते हो? बताओ, आप बताओ। ट्रेनिंग में बदलाव करना। अब ट्रेनिंग में कैसे बदलाव किया जा सकता है? देखो, जो भी आपकी सिचुएशन मॉडल की बनेगी, उस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए एक ही तरीका है कि ट्रेनिंग पे दोबारा ध्यान देना है। अब ट्रेनिंग में दोबारा ध्यान देने के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं कि ट्रेनिंग में क्या चेंज करें ऐसा कि जिससे हमारा मॉडल की दोबारा ट्रेनिंग हो तो बढ़िया हो और वो बेस्ट फिट में चला जाए। तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। उन ऑप्शंस को आज की क्लास में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन क्या क्या ऑप्शंस होते हैं वो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर हम थिंग्स टू डू टू गेट बेस्ट फिट मॉडल। क्या क्या चीजें हैं जो आप कर सकते हैं? पहला होता है हमारा फीचर स्केलिंग।
दूसरा हमारा होता है फीचर सिलेक्शन और क्रिएशन। तीसरा होता है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। चौथा होता है हमारा चेंज एल्गो। तो ये चार काम है जो जनरली अगर आप करो तो आप बेस्ट फिट की तरफ जा सकते हो। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में बेस्ट फिट नहीं आया है तो ये चार जतन करके आपको देखने पड़ते हैं। चलो फिलहाल आज इतना ही। कल मिलेंगे। कल इनमें से कुछ करके मैं आपको दिखाऊंगा।